नमस्कार दोस्तों। आज अपने साथ एक खास शख्सियत अपने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज मिस्टर मार्कंडे काटजू जी अपने साथ हैं। तो मैं उनको आज लाइव ले रहा हूं। आज उनसे अपनी हर एक मुद्दे पे चर्चा करेंगे। तो ये अपनी स्क्रीन पे काटजू सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने अपना कीमती टाइम हमारे पेज के लिए दिया और जनता के बीच आज अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले काटजू सर के बारे में थोड़ा सा बताता हूं कि काटजू सर इलाहाबाद हाई कोर्ट में चीफ जज रह चुके हैं, मद्रास हाई कोर्ट में चीफ जज रह चुके हैं और इंडिया प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन रह चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट में अपने जज रिटायर हुए। आज वर्तमान में काटजू सर इंडियन रीयूनिफिकेशन एसोसिएशन के चेयरमैन के तौर पे कार्य कर रहे हैं। तो सर, आपका बहुत 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 शुक्रिया अदा करना चाह रहे हैं जो आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। थैंक यू सर, आज अपनी चर्चा स्टार्ट करते हैं। सर, आपके फील्ड से पहला क्वेश्चन है, ये जो जुडिशरी सिस्टम है सर, अपना जुडिशरी सिस्टम में केसेस इतने लंबे होने का क्या कारण है कि लोग न्याय जो अपने देश में मिल रहा है वो इतनी लेट, 15 साल, 10 साल, 8 साल, 12 साल केस चलते हैं सर। उसके पीछे का रीजन क्या है? एक आम आदमी किस तरह से इस चीज को देखे? देखिए, इसको समझने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज था जी, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक नॉर्म बनाया था कि एक सबऑर्डिनेट जुडिशरी का जज, सबऑर्डिनेट जुडिशरी मतलब हाई कोर्ट के नीचे मुंसिफ से लेकर डिस्ट्रिक्ट जज तक, उसके पास एक समय में 300 से ज्यादा मुकदमे नहीं होने चाहिए। जो मैक्सिमम लोड वो कैरी कर सकता है वो 300 केसेस का है। ओके सर। एक बार मेरे पास आए एक सबऑर्डिनेट जुडिशरी के जज, सीजीएम कानपुर नगर। मैंने उनसे पूछा, सिर्फ आपके कोर्ट में कितने केसेस हैं? बोले 30,000। अब देखिए, होने चाहिए मैक्सिमम 300, मैक्सिमम लोड कोई जज उठा सकता है 300, 100 गुना ज्यादा केसेस है 30,000। एक और सबऑर्डिनेट जुडिशरी जज आए, सीजीएम गाजियाबाद। मैंने उनसे पूछा, सिर्फ तुम्हारे कोर्ट में कितने केसेस हैं? बोले 21,000, 21,000। अभी साल भर पहले मैं गया था बुलंदशहर एक फंक्शन में, तो डिस्ट्रिक्ट जज और सीजीएम आए थे, तो मैंने सीजीएम बुलंदशहर से पूछा, सिर्फ आपके कोर्ट में कितने केसेस हैं? बोले 25,000। अब बताइए, जो मैक्सिमम लोड एक जज 300 केसेस कैरी कर सकता है, उसके ऊपर आपने 30,000, 25,000, 21,000 केसेस डाल दिए, तो क्या होगा? वो वही होगा जैसे कोई आदमी अगर 100 पाउंड वजन उठा सकता है और उसके ऊपर एक हाथी रख दिया जाए तो क्या होगा? वो कोलैप्स कर जाएगा। ये हो गई, यानी इतने ज्यादा केसेस हो गए। देखिए, आबादी इतनी बढ़ गई है हिंदुस्तान की, 135 करोड़, इतने ज्यादा केसेस हैं कि अगर मान लीजिए कि सारे जजेस ईमानदार हों और सारे जजेस बड़े कर्मठ हों, फिर भी क्या कर सकते हैं? एक तो सब जजेस कर्मठ है नहीं, कई बिल्कुल आलसी भी जजेस हैं जो कामचोर भी हैं, कई अच्छे जजेस हैं कर्मठ है, कई कामचोर भी हैं, और कई ईमानदार हैं और कई भ्रष्ट भी हैं। मगर मान लीजिए सारे ईमानदार हैं और सारे कर्मठ जजेस, फिर भी क्या कर सकते हैं जब इतना ज्यादा लोड है? आप कहाँ से? तो यही है, तारीख पे तारीख देगा। अमेरिका में सर, इसको 1920 के आसपास यही परिस्थिति हो गई थी अमेरिका में। उनके पास भी बहुत ज्यादा कोर्ट में केसेस होने लगे, तो उन्होंने सारा एक मीटिंग बुलाई और ये सारा चर्चा हुआ, विचार विमर्श हुआ, और उसके बाद ये किया कि 93% केसेस जो कोर्ट में होते हैं वो कोर्ट नहीं डिसाइड करता है, वो भेज दिया जाता है मीडिएशन, कंसिलिएशन वगैरह में, यानी ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। उसमें सिर्फ 6-7% केस जो फाइल होते हैं वो कोर्ट डिसाइड करता है, जिसमें कोई लीगल प्रिंसिपल इन्वॉल्व हो या बहुत बड़ा जुर्म हुआ हो। अदरवाइज छोटे मोटे के सब डाइवर्ट कर दिए जाते हैं, मीडिएशन, कंसिलिएशन वगैरह। हर कोर्ट के साथ अटैच्ड है एक मीडिएशन सेंटर। यहाँ भी होना चाहिए। यहाँ मैंने कोशिश करी, जब मद्रास में चीफ जस्टिस था
तो एक वकील बहुत सीनियर हैं, श्रीराम पंचू साहब, मेरे पास आए और वो बहुत एक्सपर्ट हैं, शायद हिंदुस्तान के सबसे बड़े एक्सपर्ट हैं मीडिएशन में। जी जी और मैंने उनसे चर्चा करी और मैंने बना दिया एक मीडिएशन सेंटर। आप कभी मद्रास जाइए, हाई कोर्ट में देखिए, बहुत अच्छा सेंटर है। फिर मैं ओके यहाँ आया दिल्ली, तो दिल्ली में भी मैंने हाई कोर्ट में मीडिएशन सेंटर बनाया, बहुत अच्छा चल रहा है। इलाहाबाद में भी मैंने बनाया। इस तरह 3-4 जगह, मगर बाकी जगह कोई खास बन तो गए, कोई खास चल नहीं रहे हैं। ओके तो जब तक ये लोड नहीं हटेगा, ये असंभव परिस्थिति है। कैसे सर मैंने अभी है? जी, अब सर हम जैसे अभी अपनी जुडिशरी में भी देखते हैं कि एक गवाही को लेके 5-5 डेट डाल दी जाती है। तो क्या वो गवाहियां या किसी गवाह को पेश करना है, क्या वो एक पेशी पे आके खत्म नहीं हो सकता सर, जबकि हम उसको देखिए 6 देखिए डेट देखिए देते हैं, 2 महीने की। देखिए आप समझिए समस्या क्या है। जो फौजदारी के केसेस होते हैं, क्रिमिनल केसेस, उसमें अक्सर इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं मिलता है, क्योंकि ओके जो इंडिपेंडेंट विटनेस होते हैं वो डरते हैं कि अगर हमने गवाही दी तो जो वो है मुजरिम है वो हम पे हमला कर दे, हम पे फिजिकल अटैक करवा दे, हमें गोली मरवा दे। तो मानिए ओके आप सड़क पे जा रहे हैं और आपने देखा कोई जुर्म हुआ है, चोरी, डकैती या मर्डर, आप आंख पलट के आप आगे बढ़ जाएंगे, आप पुलिस के ओके पास नहीं जाएंगे बताने की ये हमने जुर्म देखा है। आप, क्योंकि आप समझेंगे कि अगर हम गए पुलिस में रिपोर्ट किया तो मैं भी फिर फंस जाऊंगा, मुझे तारीख पे तारीख आना पड़ेगा, डेट पे डेट। तो और फिर जो मुजरिम है वो उनसे दुश्मनी हो जाएगी, वो मुझ पे हमला कर दे। तो बेहतर है कि आंख बंद करके आगे बढ़ जाओ। लोग ओके रिपोर्ट नहीं, इंडिपेंडेंट विटनेस मिलना बड़ा मुश्किल हो गया। और दूसरी ओके चीज है कि जो आते भी हैं वो, क्योंकि मैंने बताया इतने ज्यादा मुकदमे हैं, हजारों हजारों केसेस हैं, तो सब तो नहीं हो सकता निपटा सकता, तो तारीख पे तारीख देगा वो जज। क्या करे बताइए। जहाँ पे मैंने बताया जहाँ मैक्सिमम 300 केस होने चाहिए एक जज के पास, वहाँ 25-30 हजार केसेस है, यानी करीब 100 गुना ज्यादा भार डाल दिया गया है एक जज के ऊपर। तो क्या करेगा तारीख पे तारीख देने के अलावा? वो भी तो इंसान इस है, वजह कोई से वो डिले सुपरमैन होता तो है रहता है सर। नहीं। देखिए एक केस जी तय जी जी करने में कुछ वक्त लगता है। जब ओके केस आता है तो जज को कागज पढ़ने होते हैं और वकीलों की बहस सुननी होती, जिरह होता है, और उसके बाद फिर जज को फिर अपना चिंतन करना पड़ता है कि क्या सही फैसला होना चाहिए, तब जाके एक हाई क्वालिटी फैसला आता है। ये 1 सेकंड में तो आएगा ही नहीं। अब जब इतने ज्यादा केसेस हैं तो बताइए क्या कर सकता कोई? अल्लाह दीन का चिराग तो है नहीं जज के पास कि एक ओके छू मंतर करके सारे निपटा दिए मुकदमे। जी 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 तो लिहाजा ये इसके लिए ये बड़ा हाई पावर्ड कमेटी बन के, जैसे अमेरिका में हुआ था, उन्होंने तय किया कि भैया इतना लोड नहीं कोर्ट कैरी कर सकता, ये डाइवर्ट करो। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म जो है, जैसे कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन वगैरह, 93% केसेस अमेरिका में वहां भेज दिए जाते हैं। कोर्ट नहीं फैसला ओके करती क्योंकि समय नहीं इतना। कोर्ट वही फैसला करेगी जहां कोई लीगल प्रिंसिपल इन्वॉल्व है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल इन्वॉल्व है, या बहुत बड़ा कोई क्राइम हुआ हो, इस तरह के केसेस। अदरवाइज सब डाइवर्ट हो जाता है। सर इसमें जैसे केसेस के लिए सरकार उसका अपॉइंटमेंट करता है या जजेज जजेज ही वो सेंटर ओपन कर सकते हैं, जैसे अभी नहीं आपने आपने बताया क्या, मद्रास का जो आपने एग्जांपल दिया, अरे भाई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्या सेंटर। आप मीडिएशन की बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? जी 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 देखिए मीडिएशन सेंटर। मीडिएशन के लिए, देखिए होता क्या ना, जो अमेरिका इज नोन एज मदर कंट्री ऑफ मीडिएशन, वहीं शुरू ओके हुआ था और बहुत व्यापक वहाँ इसको प्रैक्टिस किया जाता है, वेरी लार्ज स्केल। मगर जहाँ जहाँ मीडिएशन शुरू किया गया, वकीलों का बड़ा विरोध हुआ, क्योंकि वो ओके समझे कि हमारी इनकम आय कम हो जाएगी इससे, केस अगर मीडिएशन में चले जाएंगे। मगर ये गलत फहमी है वकीलों को, बल्कि जो अमेरिकन बार एसोसिएशन है उसके आधे वकील मीडिएटर भी हैं, वकील भी हैं और मीडिएटर की भी ट्रेनिंग पाए हुए हैं।
तो उससे उनकी इनकम बढ़ गई है, क्योंकि मीडिएटर भी वकील ही होता है। तो जी मगर शुरू में जहां मीडिएशन शुरुआत किया गया, बड़ा ऑपोजिशन हुआ वकीलों का। ओके हिंदुस्तान में अभी भी मीडिएशन कोई बड़ा लार्ज स्केल नहीं प्रैक्टिस हो रहा है, थोड़ा सा ओके। शुरुआत हुई है, मगर इसको और व्यापक करना है। यानी कि मीडिएशन सेंटर करके सर हम कुछ ना कुछ सुधार ला सकते हैं अरे अल्टीमेट। कुछ तो हो सकता है, मगर देखिए अंतिम हो क्या गया ना, पूरी व्यवस्था देश की बिल्कुल सड़ गई है। सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं हिंदुस्तान के, ये सब खोखले हो गए हैं। मैंने एक लेख लिखा है, उसका नाम है वाई सेलिब्रेट रिपब्लिक डे व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बिकम अ स्केयरक्रो। ओके ये छपा है, एक पोर्टल है theweek.in में, आप देख लीजिएगा। जी उसमें मैंने लिखा कि पूरा संवैधानिक ढांचा बिल्कुल खोखला हो गया, सड़ गया, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, यानी अब उसमें इट इज बिकम एन एम्प्टी शेल। तो मैं करिए कुछ सुधार, मगर मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है। मुझे तो लगता है जुडिशरी भी इट इज बियॉन्ड रिडेम्पशन, लाइलाज मर्ज हो गया जुडिशरी को भी, जैसे सभी संस्थाओं को हो गया हिंदुस्तान। यहाँ तो कोई एक किस्म की बगावत आएगी, जो मुझे लग रहा ओके। है। सम सर काइंड ऑफ जैसे अभी रेवोल्यूशन इज कमिंग। इस सिस्टम का सुधार नहीं हो सकता। जी जी, ये आपने मेरा अभी एक अपनी स्टेटमेंट भी दिया था कि बिना क्रांति के कुछ बुद्धिजीवी चाह रहे हैं कि क्या। क्रांति आ जाए। अभी आपने एक स्टेटमेंट था सर, आपका लेख छपा था अभी हाँ कि क्रांति के बिना तथाकथित बुद्धिजीवी चाह रहे हैं कि क्रांति आ जाए। देखिए ऐसा है, अभी जो हमारे यहाँ संवैधानिक व्यवस्था है, उसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी है। जी अच्छा, पार्लियामेंट्री सिस्टम डेमोक्रेसी जो कैसे फंक्शन करती है, सब जानते हैं। 90% वो कास्ट और कम्युनल वोट बैंक्स पे चलती है। जी आम आदमी जब वोट देने जाता है, मैं 90% लोगों का कर 90%, 100% नहीं कह रहा हूँ, मगर 90% जब वोट देने जाते हैं, तो लोग नहीं देखते हैं कि उम्मीदवार अच्छा आदमी है, बुरा है, पढ़ा लिखा, अनपढ़ है, कुछ नहीं, सीधे सीधे जात बिरादरी पे वोट देते हैं, जैसे भेड़ बकरी दे देते हैं। जी 90% यही करते हैं, आप मानेंगे ये बात। और है क्या वो जी वोट बैंक्स। बिल्कुल तो यही लिहाजा है सर। अच्छा, कास्टिज्म और कम्युनल तो फ्यूडल फोर्सेस हैं, सामंती फोर्सेस हैं। जी ये पिछड़ी फोर्स, इनका तो विनाश होना जरूरी है अगर देश तरक्की करना चाहे। तो इसके मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी का कोई विकल्प ढूंढना होगा। जी ये तो चलता है, ये तो पार्लियामेंट्री सिस्टम डेमोक्रेसी तो कास्टिज्म और कम्युनलिज्म को और मजबूत कर देता है और एंट्रेंच कर दे रहा है। तो जी लिहाजा इसको तो खत्म करना है, आपको कोई विकल्प ढूंढना है। इससे नहीं देश आगे बढ़ सकता है। ये तो जी और इस चीज उसी पे चलता है। आप देखिए पिछले जो चुनाव हुआ 2019 में, लोकसभा के चुनाव, जी जो असल मुद्दे हैं देश के, वो किसी ने वोटर ने सोचा नहीं। असल मुद्दे हैं गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और बाल कुपोषण, किसानों की आत्महत्या और स्वास्थ्य का अभाव। इस पे वोटिंग नहीं हुई। वोटिंग किस पे हुई कि राम मंदिर और गौ रक्षा और यही सब बेवकूफ़ी की बातों जो नॉन इश्यूज को इश्यूज बना दिया गया। और ये क्या कि देखिए पाकिस्तान को हमने पटक के मारा, घर के में घुस के मारा, बालाकोट में, इस सब पे वोटिंग हुई है। जी जी, तो लोग यही दिया, अब तुमने वोट दिया। 2019 का सर यही एक ड्रॉबैक रहा इलेक्शन का कि वहां पे जो बेसिक मेरे इश्यूज थे उन पे किसी ने वोटिंग नहीं हुई ना। वो एक नैरेटिव बन पाया, नैरेटिव बना जो नॉन इम्पोर्टेंस मुद्दे थे, यही जो आपने अभी बताए। ये अक्सर अपने यानी कि मेन डाइवर्जन ऑफ अटेंशन है कि बेसिक मुद्दों से ध्यान हटका के बेकार के मुद्दों पर इलेक्शन लड़ा है आपकी बार। ये भी एक बड़ा 2019 का इलेक्शन सर हुआ इस चीज पे। बिल्कुल सर, एक जैसे अभी जुडिशरी के अंदर अपने सुप्रीम कोर्ट के जज हैं दीपक गुप्ता जी, वो अभी रिटायर हुए, तो उन्होंने बोला कि अपना जो जुडिशरी सिस्टम है वो अमीरों का जुडिशरी सिस्टम हो गया, गरीबों के लिए कुछ नहीं है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, सही कहा उन्होंने सही कहा है।
कहाँ क्योंकि अभी कुलदीप गरीब सेंगर आदमी जी को को न्याय। कल, कुलदीप सेंगर जो अभी बीजेपी के लीडर हैं, उनको भी कल बेल मिल गई है। तो इससे ये समझा जाए सर कि जिसके पास पैसा है या जो काफी इन्फ्लुएंसर हैं, उन्हीं का ही जुडिशरी सिस्टम रह गया है। अरे सही कहा, जस्टिस दीपक गुप्ता ने बात सही कही कि गरीब आदमी को कहाँ न्याय मिलता है। अच्छा, और दूसरी चीज है, न्याय का की क्या परिभाषा है। मेरे समझ से न्याय का मतलब वो नहीं होता है जो अदालतों में होता है। मेरे समझ में न्याय होता है लोगों को अच्छी शिक्षा मिलना, अच्छा खाना मिलना, अच्छे रोजगार मिलना और स्वास्थ्य सुविधा मिलना। ये न्याय का मतलब मेरे हिसाब से होता है। कोर्ट में तो बहुत सीमित, बहुत छोटे सीमा में न्याय होता है। असल न्याय होता है इकोनॉमिक जस्टिस, की लोगों को अच्छा जीवन मिलना, रोजगार मिलना, अच्छा खाना मिलना, शिक्षा मिलना, स्वास्थ्य सुविधा मिलना। ये है सही माने में न्याय, नॉट कि जो कोर्ट में होता है। दूसरा, आपने जो लोकतंत्र की बात करी, पहले आपने करी, देखिए मुझे लोकतंत्र में कोई भरोसा नहीं है। ओके। लोकतंत्र का मतलब है मूर्खों मूर्खों का शासन। क्योंकि देखिए संसदीय लोकतंत्र चलता है मेजोरिटी वोट पे, और जी मेजोरिटी 90% कास्टेज कम्युनल मानसिकता के लोग हैं। अब आप चाहते हैं कि वही लोग शासन करें देश पे, उन्हीं या उनके नुमाइंदे, क्योंकि जो उनके जो जो लीडर्स हैं और जो उम्मीदवार हैं, वो पूरा कास्ट कम्युनल वोट बैंक को मैनिपुलेट करने में माहिर हैं और जी नफरत फैलाने में माहिर हैं। तो आप, लोकतंत्र का मतलब है कि ये मेजोरिटी रूल, और मेजोरिटी तो मूर्खों की जमात है। जातिवाद और सांप्रदायिकता खोपड़े में भरा है, जैसे गोबर जैसे भरा है। तो जी। लिहाजा मुझे कोई ये डेमोक्रेसी में कोई भरोसा नहीं, ये बिल्कुल अनफिट है इंडिया के लिए। यहाँ तो एक छोटा सा ग्रुप हो, मॉडर्न माइंडेड डिक्टेटोरियल टाइप के लोग, जो जिनको वास्तव में देश से प्रेम हो। अभी जो नेता हैं, इनको वास्तव में देश से प्रेम नहीं है। बात कर जी जो भी करें, मगर ये तो सत्ता और पैसा बनाने के चक्कर में राजनीति में है। हमें चाहिए एक ऐसे नेता जो वास्तव में जिनको देश में प्रेम हो, और जो आधुनिक मानसिकता को हो, और जो बड़ी तेजी से भारत को औद्योगिक राष्ट्र बनाए। क्योंकि देखिए ओके। अभी हमारा देश पिछड़ा है। जी दुनिया में दो दुनिया है वास्तव में, एक अंडर डेवलप्ड कंट्री जैसे भारत, और एक डेवलप्ड कंट्री जैसे नॉर्थ अमेरिका और यूरोप और जापान। जी हमको हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि भारत को अविकसित देश से विकसित देश बनाए। क्योंकि जब तक ये हम नहीं करेंगे और जब तक हम अविकसित रहेंगे, तब तक हम गरीब रहेंगे और तमाम समस्याएं, रोजगार और भुखमरी सबकी रहेंगी। अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश उज्जवल देश बने, प्रॉस्परस देश बने, जहां लोगों को अच्छा जीवन मिले, तो हमको ये बड़ा भारी परिवर्तन लाना होगा, जिससे हमारा देश अविकसित देशों के कैटेगरी से विकसित देश के कैटेगरी में चला जाए। और उसके लिए क्रांति के अलावा और कोई तरीका नहीं है। ये संसदीय राजनीति से नहीं हो पाएगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया, संसदीय राजनीति का मतलब है जाति और सांप्रदायिकता। वो तो पिछड़ी जी ताकतें हैं, उनका तो विनाश हमें करना है। जी जी। सर एक जुडिशरी से लास्ट क्वेश्चन हो रहा है। सर आज तक हमने देखा कितने सारे स्कैम हुए हैं, कितनी सारी मतलब घोटाले हुए हैं, और उसमें चार्जशीट भी फाइल हुए हैं, लेकिन आज तक हमने कभी देखा नहीं कि किसी भी नेता को, लीडर को कभी भी कोई इम्प्रिजनमेंट हुई हो या कोई सजा हुई हो, एक दो एक्सेप्शन छोड़ दे तो। देखिए, जब रंजन गोगोई जैसे लोग सबसे ऊपर ओहदे पे आ जाएंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाए, जो बिल्कुल भ्रष्ट जज था, और जो न जाने उसमें क्या क्या उसने कुकर्म किए थे, जो एक लड़की के साथ सेक्स मोलेस्टेशन किया, और क्या क्या हरकतें उसने नहीं की, और उसने ये सत्ता बीजेपी गवर्नमेंट की बड़ी चमचागिरी करी। जो जी कहती थी बीजेपी गवर्नमेंट, वैसा ही वो कर देता था। तो उसका जी। उसको इनाम मिला, एमपी अपर बन हाउस गया में अपन को। राज्यसभा का। जी तो जी लिहाजा जी। जब ऐसे लोग जब सब ऊंचे और सबसे ऊंचे ओहदे पे हैं, तो क्या हो सकता है बताइए।
ये जी मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारे जजेस भ्रष्ट हैं, मगर एक बड़ा तबका भ्रष्ट है। और ओके उसका प्रतीक है ये रंजन गोगोई, बिल्कुल जी बदमाश आदमी। जो लड़की, एक छोटी सी लेडी क्लर्क को उसने कितना हैरेस किया, उसको उसके परिवार समेत जेल भिजवा दिया, नौकरी से निकलवा दिया, बदमाश आदमी, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गया। तो अब जी आप क्या, जब ऐसी, अच्छा, और मैं बता रहा हूँ ये अकेला नहीं था। शांति भूषण जो यूनियन लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं, बहुत बड़े वकील हैं, उन्होंने जी एक हलफनामा दिया था शायद 2010 में कि पिछले 16 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में से 8 तो निश्चित तौर पे भ्रष्ट थे, और 2 शायद भ्रष्ट थे, शायद नहीं थे, और 6 ईमानदार थे। और उन्होंने नाम दिए थे सुप्रीम कोर्ट को। और उसके तो बाद भी कई चीफ जस्टिस, सॉरी, जी 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 उसके बाद भी कई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं जो भ्रष्ट, सब जानते हैं। तो लिहाजा जब, और इधर पिछले ये गोगोई और उसके पहले दीपक मिश्रा, क्या दीपक मिश्रा के खिलाफ तो 4 सुप्रीम कोर्ट जजेस ने वो कर दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, जी ओपन प्रेस जी जी कॉन्फ्रेंस करी थी। ओपन प्रेस वो फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री हुआ था सर इंडिया में। हाँ, तो ये अब बताइए, ये तो हाल है आपकी जुडिशरी का, और टॉप लेवल जुडिशरी का है। तो आप समझ सकते हैं, तो वही संदेशा जाता है नीचे जुडिशरी को भी, जब ओके ऊपर की भ्रष्ट होगी तो नीचे भी भ्रष्ट हो जाएगी। जी 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 नीचे वालों को पावर तो वैसे ही मिल जाती है सर, जब हमारे ऊपर सरगना ऐसे हैं। जी जी बिल्कुल सही है सर। तो सर आम आदमी कहाँ कहाँ से न्याय की उम्मीद रखे कि कहाँ जाके उसको न्याय मिल सकता है? मैंने बताया कि इस व्यवस्था में नहीं मिल सकता है, नहीं एक मिलेगा। वैकल्पिक व्यवस्था बनानी होगी, और उसके लिए क्रांति करनी होगी। इस ओके अभी मौजूदा व्यवस्था में न्यायवाद भूल जाइए, कोई सवाल नहीं न्यायवाद करना। नेता लोग तो आप जानते हैं सारे चोर उचक्के हैं, और जी जजेस बहुत सारे भ्रष्ट हो गए हैं, और क्या क्या कुकर्म करते हैं। यही कार्यपालिका का हाल है, ब्यूरोक्रेसी का, पुलिस का भी हाल है, बहुत जी लार्ज स्केल करप्शन है। इस व्यवस्था से आप कुछ उम्मीद मत रखिए, बिल्कुल ये जी खोखली हो गई है, सड़ गई है। अब आपको इसको खत्म करके एक नई वैकल्पिक व्यवस्था बनानी है, जिसको कहते हैं देयर इज नो कंस्ट्रक्शन विदाउट डिस्ट्रक्शन। तो ये जी प्रेजेंट जो मौजूदा व्यवस्था है, इसको तो आपको नष्ट करना है और नई व्यवस्था बनानी, वो क्रांति से ही हो पाएगा। जी सर इससे आगे अब चलते हैं, जो आज की प्रेजेंट में जो महामारी चल रही है कोविड-19, इस महामारी को आप सरकार कितना इसको ओवरकम कर पाई, इसमें कितनी सरकार सफल रह पाई या कितनी नाकाम रह पाई, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं सर? देखिए, इसमें मैंने एक इंटरव्यू अभी शायद कल ही दिया था, वो आशुतोष जो निकालते हैं सत्यहिंदी.com में, उसमें अब जी मैंने अपने सारे विचार रखे थे। और ओके संक्षेप में आपको बता दूं कि ये इनके मोदी जी के और बीजेपी के बस की बात नहीं है। ये अब जो संकट, महासंकट आ गया, 2 चीजें, एक तो कोविड का आया, इससे भी बड़ा जो आर्थिक संकट आ गया है, पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, चरमरा गई है। जी अब बहुत जल्दी यानी करोड़ों लोग भूखमरी के कगार पे पहुंच जाएंगे। तो इसका सामना करने के लिए एक नेशनल गवर्नमेंट बनाना बहुत जरूरी, जैसा कि इंग्लैंड में विंस्टन चर्चिल प्राइम मिनिस्टर ने बनाई थी मई 1940 में, जब जी हिटलर के हमले का खतरा था। जी तो जी जी बड़ा भारी संकट इंग्लैंड पे आ गया था, क्योंकि पूरे यूरोप को हिटलर ने जीत लिया था, रूस को जी छोड़ के। तो अब हमला आने वाला था। तो क्या हुआ कि विंस्टन चर्चिल प्राइम मिनिस्टर थे, वो थे कंजर्वेटिव पार्टी के, और ऑपोजिशन लेबर पार्टी के जो लीडर थे एटली, उनको चर्चिल ने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया, और कई जी लेबर पार्टीज के लीडर्स को भी मंत्री बनाया। यानी 5 साल, मई 1940 से मई 1945 तक 5 साल कोई विपक्ष नहीं था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, क्योंकि ओके विपक्ष सत्ता में आ गया था। सत्ता में आ गया था तो जी जी हाँ, तो कोई ऑपोजिशन, क्योंकि सब, देखिए, सब यूनाइट हो गए थे। उसी प्रकार हमको भी सारे देश को यूनाइट होना है, एक एक नेशनल गवर्नमेंट बनानी है। उसमें रहे मोदी जी प्राइम मिनिस्टर रहे, मगर सारे और पार्टियों के लीडर्स को भी रखिए, और इसके अलावा साइंटिस्ट को रखिए, इकोनॉमिस्ट को रखिए, और बुद्धिजीवियों को रखिए, इंडस्ट्रियलिस्ट को रखिए, आप मीडिया वालों को भी रखिए। सब
पूरे देश को एकजुट होना होगा, वरना ये हम लोग का देश डूब जाएगा। जी और ये मैं बार बार कह रहा हूं कि देखिए, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अब मोदी जी को अपना अहंकार और अपने जो वैचारिक मतभेद हैं और पार्टियों में, ये सब भूल जाना चाहिए, दरकिरार करना चाहिए, क्योंकि देश के सामने बहुत बड़ा संकट आया है। तो हम लोग सबको, जैसे अभी हाल में इसराइल में बनी है नेशनल गवर्नमेंट, आपको ओके। शायद मालूम होगा, इसराइल जी जी में जी जी, अभी प्राइम बनी है मिनिस्टर, सर। हाँ, प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हैं, वो 18 महीने प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। और जो विपक्ष के लीडर हैं बेनी गैंट्स, वो अगले जी 18 महीने प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। यानी विपक्ष भी अब गवर्नमेंट में आ गई है। तो जी इसी तरह से हम लोग को, सबको, पूरे देश को एकजुट होना है, तभी ये सारी जो विशाल और विकट समस्याएं आ गई हैं देश के सामने, सारी अर्थव्यवस्था डूबती जा रही है, तभी हम इसका सामना कर पाएंगे। वरना अब ये मोदी जी के बस की बात नहीं है, क्योंकि समस्या उनके बहुत ऊपर, उनसे बहुत बड़ी हो गई है। इतनी बड़ी ओके। समस्या है कि मोदी जी और बीजेपी नहीं संभाल पाएगी। जी गवर्नमेंट बनाना सर बहुत आवश्यक है। जी 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 सर, जैसे अभी मजदूरों का जो पलायन हो रहा है, जो अभी रास्ते पे चल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी चल रहे हैं, पुलिस वाले उनको मार पीट भी रहे हैं। दूसरा बात कर लेते हैं किसानों की, उनकी फसलें खराब हो गई है, सरकारें खरीद नहीं पा रही। तो इन मजदूरों को और किसानों को किस तरह दोबारा उभारा जा सकता है सर, जो इसकी वजह से हो गया अभी कि फसलें उनकी खरीदी नहीं गई और किसान, जो मजदूर तबका था, वो छोड़ छोड़ के अपनी जॉब अपने घर जा रहा है। इनको किस तरह से उभार सकते हैं दोबारा? सर आपकी आवाज चली गई है, नहीं आ रही सर। हेलो, आर यू हियरिंग मी सर? हेलो। सब लोग एकजुट हों और सब एकता के साथ इसका सामना करें। जी जी जी। अच्छा सर, एक इसमें मेरा एक मेन क्वेश्चन ये है, जो अभी सरकार अपनी हर एक इंस्टीट्यूशन को टारगेट कर रही है, स्पेशली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, जैसे जिसमें जामिया इस्लामिया आ गया, अपना जेएनयू आ गया, स्टूडेंट्स को टारगेट कर रही है, उसको किस तरह से आप देखते हैं? मैंने बताया ना कि ये जो कर रही है गवर्नमेंट, ये गलत कर रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मगर अब सवाल ये है कि अगर नेशनल गवर्नमेंट बन जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा ये, क्योंकि जो ओके। पार्टीज आ जाएंगी गवर्नमेंट में, वो ये नहीं होने देंगी कि किसी एक तबके को कि मुसलमानों को पे हमला करो या किसी और तबके पे हमला करो, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो लिहाजा इसकी भी समस्या, समाधान यही है कि नेशनल गवर्नमेंट बने। ओके ओके सर, और ये जो अभी मीडिया चल रही है, जिसके अंदर अभी भी कम्युनलिज्म दिखाया जा रहा है, कि अपने बेसिक मुद्दों पे मीडिया आज भी बात नहीं कर पा रही, कि मजदूर पलायन कर रहे हैं, सड़कों पे चल रहे हैं, किसान की हालत बेकार हो गई है, 2.25 करोड़ जॉब चली गई है, इसके ऊपर अभी भी बात नहीं हो रही सर। अभी भी मीडिया के अंदर एक्चुअल फैक्टफुल न्यूज नहीं आ रही। उसको किस तरह हम टैकल कर सकते हैं, या फिर पब्लिक फंडेड मीडिया को ही हम उभार के अपने मुद्दे रख सकते हैं? देखिए, अधिकांश भारतीय मीडिया बिल्कुल बेशरम और बिकी हुई हो गई है। जी और मैं मीडिया फ्रीडम का पक्षधर नहीं हूं। मीडिया को देखिए, मीडिया फ्रीडम या कोई भी फ्रीडम जो है, उसका लक्ष्य होना चाहिए जनता का जीवन बेहतर करना। जी तो यानी कहने का मतलब कि फ्रीडम इज नॉट एन एंड इन इटसेल्फ, फ्रीडम इज ओनली अ मीन्स टू एन एंड। यानी जी जो आज़ादी है, ये हमारा लक्ष्य नहीं है। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए जनता को बेहतर जीवन देना और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ऊपर ले जाना, जनता का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वो एंड है।
अगर अगर मीडिया फ्रीडम इसकी मदद करता है तब मैं उसका समर्थन करूंगा, मगर अगर मीडिया फ्रीडम इसका मुखालफत करता है, जैसे फॉर एग्जांपल अब बहुत भारतीय टीवी चैनल्स ये सांप्रदायिकता का जहर उगल रहे हैं, आप जानते हैं किधर मेरा जी इशारा है। बिल्कुल, यानी वो पोलराइज कर रहे हैं सोसाइटी और नफरत फैला रहे हैं, खासकर मुसलमानों के खिलाफ। कई टीवी चैनल ये सब बदमाशी कर रहे हैं, तो क्या जी उनको ऐसी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए ये सब बदमाशी करने की? या जैसे झूठ फैलाया इन लोगों ने तबलीगी जमात के खिलाफ, जी मैंने बहुत इंक्वायरीज करी और मुझे मालूम हुआ कि तबलीगी जमात के लोग बड़े हाई कैरेक्टर के होते हैं, वो कभी जी ये सब कुकर्म नहीं करेंगे जो उनके खिलाफ प्रचार किया गया कि उन्होंने नर्सेस के साथ बदतमीजी करी और मारा पीटा, थूका और पखाना कर दिया वार्ड में और पेशाब की बोतल फेंकी। बिल्कुल झूठा प्रचार। तो झूठ जी प्रचार करने की क्या आज़ादी होनी चाहिए मीडिया को? जी या जैसे आपने बताया कि अटेंशन डाइवर्ट कर देना, जो असल मुद्दे हैं जनता के सामने वो है बेरोजगारी और महंगाई, गुर्बत और भुखमरी, किसानों की आत्महत्या, स्वास्थ्य सुविधा का अभाव, अच्छी शिक्षा का अभाव, ये सब असल मुद्दे हैं। वहां से मीडिया डाइवर्ट करती है अटेंशन किधर कि फिल्म स्टार्स के जीवन या क्रिकेट या पेटी पॉलिटिक्स, फैशन परेड और एस्ट्रोलॉजी, इधर ये सब बिल्कुल जी जो वास्तविक मुद्दे नहीं है उधर हमारा अटेंशन डाइवर्ट कर। तो क्या आज़ादी होनी चाहिए मीडिया को ये करने की? बिल्कुल। तो मैं ज्यादा मीडिया के फ्रीडम का पक्षधर नहीं हूँ। हाँ, ओके अगर जी अच्छा आप काम करे मीडिया जनता के हित में तो बिल्कुल मैं सपोर्ट करूंगा। मगर बिल्कुल मैं देख जो रहा हूँ कि मीडिया खासकर टीवी तो बिल्कुल ही जनता की दुश्मन हो गई है। जी उसको तो उसको बिल्कुल दबा कुचल देना चाहिए। जी 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 सर, अभी मेरा मानना भी ये है कि जो 70 साल हो गए अपने देश को आजाद हुए, 70 साल से ज्यादा, उसके अंदर सरकार अपनी बेसिक सुविधाएं, बेसिक फैसिलिटियां अभी तक नहीं दे पाई है, जिसमें हम शिक्षा लगा लीजिए, अपना स्वास्थ्य लगा लीजिए, रोड्स लगा लीजिए, कुछ भी, मतलब जो मेरी बेसिक नीड्स है वो सारी प्राइवेटाइजेशन कर दी है इन्होंने। सरकारी के अंदर जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज है उनमें हम जाने नहीं चाह रहे। तो ये प्राइवेटाइजेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं सर, कि जो इलाज गवर्नमेंट को मेरे को 100 रुपए में देना चाहिए था, उसी इलाज के लिए मैं 2,000 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं मेरे को, सिर्फ इन सरकार की नाकामियों की वजह से। उसके बारे में आप क्या सोचते हैं सर, प्राइवेटाइजेशन के बारे में? देखिए, प्राइवेटाइजेशन अच्छी चीज भी हो सकती है, बुरी चीज भी हो सकती है। पहले चीज समझना चाहिए कि हमारे नेता लोग जो हैं सभी पार्टी के, जी उनको वास्तव में देश से कोई प्रेम नहीं है, जनता को से कोई प्रेम नहीं है। बात तो करते हैं कि मुझे बहुत दुख दर्द है जनता के लिए, मगर वास्तव में वो सिर्फ सत्ता और पैसे के लिए आए हैं राजनीति में। जी तो इनसे तो कुछ उम्मीद आप करिए मत। जहां तक प्राइवेटाइजेशन की बात है, देखिए मैं कोई कम्युनिस्ट नहीं हूं। मैं जी प्राइवेट एंटरप्राइज के फेवर में हूं, मगर वो प्राइवेट एंटरप्राइज रेगुलेटेड होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी जी अनरेगुलेटेड, यानी वो जनता के हित में काम करे। जी ठीक है, जी आप जी पैसा बनाइए, प्राइवेट एंटरप्राइज करिए, मैं उसको बुरा नहीं मानता हूँ, मगर अनरेगुलेटेड नहीं होना चाहिए। आज क्या हो गया हिंदुस्तान में, 7 व्यक्ति, 7, उनके पास इतना धन है जितना 135 करोड़ जो जनता है उसकी जो निचला आधा हिस्सा है, यानी जी 67 करोड़ लोगों के पास जितना है। हिंदुस्तानी जनता के पास जितना धन है उतना 7 लोगों के पास है। जी तो ये क्या, यानी ये कोई अच्छी चीज है? ये कोई एक्सेप्टेबल है? ये कोई बर्दाश्त हो सकती है? बिल्कुल नहीं, जी ऐसा बर्दाश्त होना चाहिए। यानी ठीक है, कुछ लोग ज्यादा कमाएंगे, मगर इतना इतना रिच और पुअर में डिवाइड नहीं होना चाहिए जितना हो गया। जी तो लिहाजा इसमें व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। ये सर, अभी बिल्कुल जैसे बर्दाश्त नहीं है। सरकार भी, हाँ? जी 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 क्या जी 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 आप अपनी बात कंप्लीट करिए।
भाई मैंने कहा कि आपको ऐसी व्यवस्था बनाइए जिसमें ठीक है प्राइवेट एंटरप्राइज को भी की भी जगह होनी चाहिए, मगर ये नहीं कि आप बिल्कुल गरीबी को बिल्कुल भूल जाइए और बस कुछ लोग पैसा बनाए जा रहे हैं और बाकी जनता भूखी मर रही है। ऐसा नहीं जी होना चाहिए। आप प्राइवेट एंटरप्राइज होनी चाहिए मगर रेगुलेटेड होनी चाहिए इन द पब्लिक इंटरेस्ट। जी ये मेरा सर, अभी मानना है। हम जैसे देख रहे हैं, अभी 6 एयरपोर्ट तो वैसे ही ये ऑक्शन कर चुके हैं, 6 की और प्रपोजल आ गया अभी 20 लाख करोड़ का, जब अपने फाइनेंस मिनिस्टर ने उनको बोला। और 23 PSUs अभी और बेच दी हैं। ऑक्शन करने का हेलो प्लान है कि डिसइन्वेस्टमेंट। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आवाज नहीं आ रही है आपकी? आवाज नहीं आ रही है? हेलो, हेलो हाँ आवाज आ रही है। सर, आपकी आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो 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 सर, आप वहां से चले गए सर, एक बार दोबारा लिंक पे क्लिक कर लीजिए प्लीज। दोबारा लिंक पे क्लिक करके दोबारा आ जाइए सर, उसमें वो लिंक पे क्लिक कर लीजिए सर। जो आपको मैंने भेजा था सर, जो भेजा था ना लिंक मैंने आपको। सॉरी, वो काटजू सर का लिंक शायद खराब हो गया है, तो 1 मिनट में वापस आ जाएंगे वो। हाँ आ गया। जी सर, अब आवाज आ रही है सर आपको? हाँ जी आ जी रही जी है, बोले। जी सर, बस मैं ये कह रहा था कि अभी जैसे 6 एयरपोर्ट ऑलरेडी ऑक्शन हो गए थे, 6 और ऑक्शन होने की प्लानिंग है, और 23 क्या PSUs वगैरह। क्या क्या ऑप्शन हो गया था? क्या ऑप्शन हुआ? एयरपोर्ट सर, एयरफोर्स का? एयरपोर्ट एयरपोर्ट सर, अपने जो हवाई अड्डे हैं। एयरपोर्ट एयरपोर्ट। जी 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 जी। अच्छा अच्छा, हाँ क्या कहना चाहते हैं आप? तो उसमें सर अभी इस डिसइन्वेस्टमेंट को आप किस तरह देख रहे हैं कि ये कुछ कुछ पर्टिकुलर लोगों को ही दिए जा रहे हैं? जैसे अडानी और अंबानी दो ही मेनली, किसी भी डील में ये दो ही घराने दिख रहे हैं आज के दिन इस सरकार में। भाई मैंने ये आपसे अभी बात कही कि ये अच्छी चीज नहीं है कि 7 व्यक्ति ही पूरा हमारी अर्थव्यवस्था संभालें। ये ठीक नहीं है, इतना कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए। ठीक है कुछ लोग ज्यादा अमीर होंगे कुछ कम अमीर होंगे, मगर इतना ज्यादा डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो ये अब मैं नहीं इसके सहमत हूँ इस सबसे। जी 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 जी। अब डिटेल्स और मुझे सर, नहीं मालूम है। ओके सर, अपना जो अपना एसोसिएशन है, इंडियन रीयूनिफिकेशन एसोसिएशन, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर प्लीज। देखिए पहली चीज समझ लीजिए कि ये जो बंटवारा हुआ था सन 47 में, ये बिल्कुल फर्जी हुआ था। ये अंग्रेजों की बदमाशी थी और पाकिस्तान कोई मुल्क नहीं है, ये फर्जी मुल्क है। और फिर से ये जी हम लोग फिर से एक हो जाएंगे। ये तो अंग्रेजों ने किया था ताकि हिंदू मुसलमान में दुश्मनी चलती रहे और जी हिंदुस्तान एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट के रूप में न निकले। इसमें सारे डिटेल्स हम अगर आप जाएं, में एक वेबसाइट है हमारी जिसका नाम है इंडियन रीयूनिफिकेशन एसोसिएशन .weebly.com। जी उसमें कई लेख हैं, उसमें हमारा एसोसिएशन के बारे में सारा बातें बताई गई हैं। तो मैं उसका चेयरमैन हूँ और एक ये जी उन्ना लखनवी है, एक जवान डॉक्टर है, मेडिकल डॉक्टर है, अमेरिका में रहते हैं। वो पैदा हुए थे अमेरिका में, तो यूएस सिटीजन भी हैं, करीब 30 साल के। वो वाइस चेयरमैन है, ओहायो में रहते हैं। तो
यहाँ देखिए, हम लोगों ने बीज बोया है, रीयूनिफिकेशन तो होना ही है, क्योंकि हम लोग वास्तव में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एक मुल्क है। ये तो जी पार्टीशन एक टेम्पररी हुआ था, मगर आगे चल के एक होना ही है। मुगलों के जमाने से हम लोग एक थे, अकबर के जमाने से हम लोग एक थे, और हम लोग देखने में एक जैसे हैं, भाषा में एक जैसे, कल्चर हम लोग, संस्कृति एक है, तो हम तो एक होंगे आगे चल के अंडर सेकुलर गवर्नमेंट। ओके मगर उसमें वक्त लगेगा। मगर आज जैसे हमने बीज बोया है, अगर जी आज आप बीज बोएंगे तो आज फल नहीं मिलेगा। आज बीज बोएंगे तो कई साल लगेंगे उसको, पेड़ को बड़ा होने में, फिर फल देगा 10 साल लग जाएगा। तो हम जानते हैं कि आज हमको फल नहीं मिलेगा खाने को। आज जी बीज बोया है, मगर अगर आज ना बीज बोए तो आगे चल के फल भी नहीं मिलेगा। जी तो ये हम लोग को तो पूरा विश्वास है कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एक दिन एक हो जाएगा। हम लोग हैं एक कंट्री, एक वास्तव में एक ही कल्चर है, मुगलों के जमाने से एक है। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि हम लोग एक जैसे ईस्ट और वेस्ट जर्मनी एक कंट्री हो गए। 45 जी साल पार्टीशन रहा जर्मनी का, फिर जाके जी 1990 में यूनाइट हो गए, वैसे हम लोग यूनाइट होंगे। ओके बहुत बढ़िया सर, ये अपना एसोसिएशन चले, बहुत बढ़िया ये आपने काम करा सर। ये सर एक क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन लूंगा बस आपसे, कि जो ये 20,000 करोड़ का पैक, 20 लाख 20 लाख करोड़ का जो पैकेज अभी अनाउंस हुआ है, इसको ग्राउंड लेवल पे आप कितना इफेक्टिव मानते हैं कि ग्राउंड लेवल पे इसका बेनिफिट लोगों को मिलेगा? देखिए, इसको मैं एक स्टंट और गिमिक मानता हूँ और कुछ नहीं। ये इससे कुछ नहीं होगा। ये पैकेजेस अनाउंस करती जा रही है निर्मला सीतारमन, ये लोन देंगे। अरे लोन क्या, जब लोग बिजनेसमैन लोन लेके करेगा क्या? उसका माल तो जी बिकेगा नहीं, क्योंकि खरीदार नहीं है। तो जी ये सब स्टंटबाजी है, इससे कुछ नहीं होगा। मैंने बताया ना कि एक नेशनल गवर्नमेंट बनाइए, सब उस पे सब लोग आए, एकजुट हों, और तब कोई समाधान निकले। ये सब 20,000 करोड़ और 50,000 का, ये सब चीजें तो आप कुछ भी अनाउंस करते जाइए। अनाउंसमेंट में क्या रखा है, उससे कुछ होना नहीं। ये असली में ये लॉकआउट करना ही बहुत गलती थी। कोई ओके जस्टिफिकेशन नहीं था लॉकआउट करने का, क्योंकि मुश्किल से 2-3% लोग जिनको कोरोना होता है वो मरते हैं कोरोना से, बाकी ठीक जी हो जाते हैं। और फिर हिंदुस्तान में सिर्फ करीब 3,500 लोग मरे हैं, जबकि अमेरिका में जो जिसकी आबादी 1/4 हमसे, वहाँ जी 95,000 लोग मरे हैं। तो इससे जाहिर होता है कि हम लोग को जरा इम्यूनिटी है हमारे पब्लिक को। और कोरोना से कई गुना ज्यादा लोग टीबी और डेंगू और मलेरिया, फ्लू वगैरह से मर जाते हैं। ये कोई कंपेरेटिव चार्ट बनाना चाहिए था कि कितने लोग कोरोना से मरते हैं और कितने टीबी और डेंगू, मलेरिया, फ्लू वगैरह से मरते हैं। कोई कंपेरेटिव चार्ट तो बनाया नहीं, बस वो कोरोना कोरोना चिल्लाने लगे। ये एक आप बैलेंस्ड आपकी अप्रोच नजर में सर ये क्या हवा है बस? हुआ है, और कुछ नहीं है। कोई ऐसा जी खतरा पतरा नहीं है। मैंने बताया ना, जी मुश्किल से 2-3% लोग जिनको होता है कोरोना वो मरते हैं, बाकी ठीक हो जाते। बल्कि 50% लोगों को तो कोरोना होता है, उनको मालूम ही नहीं पड़ता है, जी मालूम ही नहीं कभी होता है, वो अपने आप ठीक हो जाता है। तो ये एक हवा बना रखा है। और जब इतना बड़ा फैसला था लॉकडाउन करने का, मतलब पूरी आप अर्थव्यवस्था को आप बंद कर दे रहे हैं, पूरा देश बंद कर दे रहे हैं, तो इसको ऐसा फैसला लेने के पहले बड़ा व्यापक सलाह मशवरा होना चाहिए था, चर्चा होना चाहिए था, जनता को कंसल्ट करना चाहिए था, विशेषज्ञों को जी कंसल्ट करना चाहिए था, तब जाके इतना बड़ा फैसला लेना कि पूरा देश को बंद। ये हड़बड़ाहट में प्रधानमंत्री जी ने किया, जैसे डिमोनेटाइजेशन जो किया इन्होंने, वो भी हड़बड़ाहट में, ये दिखाना कि मैं इतना स्ट्रांग आदमी हूँ, 56 इंच का सीना है हमारा, है। अरे आप 56 इंच के सीने से क्या होगा? देश की समस्या आर्थिक है, उसके उसके लिए विशेषज्ञों को कंसल्ट करना जरूरी है, और तमाम लोगों को, साइंटिस्ट को कंसल्ट करना जरूरी है। सब एकजुट होकर इस आर्थिक संकट का सामना कर पाएंगे। वो करने के बजाय ये सब हड़बड़ाहट में फैसले हो जाते हैं, तो नतीजा है लाखों लोग करोड़ों लोग भूखमरी के कगार पे पहुंच गए। आप देख जी रहे हैं सारे टीवी चैनल में, सब जगह इंटरनेट पे आ रहा है कि
तमाम दिहाड़ी मजदूर और प्रवासी मजदूर सब लाखों बिलक रहे हैं भूख के मारे, कई मर रहे हैं, कई तो रिपोर्ट्स नहीं आती होंगी, और जितने जी लोग कोरोना से मरे कई गुना ज्यादा उससे मर गए होंगे, भूख से और मरेंगे। तो अब बताइए जी क्या बेहतर है, कोरोना से मरना कि भूख से मरना? जब इन लोग का पेशा खत्म हो गया, देखिए हुआ क्या था ना, सन 47 में जब देश आजाद हुआ, उस टाइम पे एक तो पूरे भारत की यूनाइटेड इंडिया, यानी जिसमें पाकिस्तान बांग्लादेश भी आता है, पूरे भारत की आबादी करीब 40 करोड़ थी सन 47 जी में। आज भारत अकेले में ही 135 करोड़ हो गई है। अच्छा, बिल्कुल सन 47 में सिर्फ 15% लोग रहते थे शहरों में और 85% रहते थे गांव में। जी आज शहरों में भारत में 35 से 40% लोग रहते हैं और जी गांव में सिर्फ 60-65% रहते हैं। यानी मैस माइग्रेशन हुआ गांव से शहर की ओर, क्योंकि गांव में कोई जीविका का साधन नहीं रह गया था, तो ये लोग शहर में आए, बड़े करोड़ों लोग आए और नौकरियां पाए, डेली वेजर और इमिग्रेंट ये वो। अब उनको वापस आप गांव भेज रहे हैं, वो कह रहे हैं ट्रेन पे भेजेंगे ये, अरे भाई भेज भी दोगे उनको गांव वापस, मगर वो करेगा क्या? वहां कोई काम तो है नहीं इसके पास। शहर में जी रहता था, दो पैसे कमाता था, अपने बीवी बच्चे गांव में उसको भेजता था। अब वो वापस चला जा रहा है गांव, वहां जाके करेगा क्या? कोई जी जीविका का साधन तो वहां है नहीं, वहां वो तो बोझा बन जाएगा अपने परिवार पे। इंस्टेड की बिल्कुल सर परिवार को वो सपोर्ट करे, वो खुद ही बोझा बन जाएगा अपने परिवार पे। तो लिहाजा बड़ी बहुत जल्दी बड़े लार्ज स्केल फूड राइट्स होने जा रहे हैं, और जी जी ये न्याय और व्यवस्था बिल्कुल चरमरा जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स कर जाएगी। तो लिहाजा अब बहुत जरूरी है कि ये नेशनल गवर्नमेंट बने, ये सब चीजों को समझे और इसका समाधान निकाले, वरना ये जी इनके बस की बात नहीं है, मोदी जी के बस की बात नहीं है इसको समस्याओं का समाधान निकालना। जी काटू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम दिया हमें, आपके विचार रखे। अच्छा, आप ये कब, हम मुझे लिंक कब भेजेंगे? सर बस अभी भेज दे रहा हूँ 5 मिनट में। हाँ, ये ईमेल से भेज दीजिएगा। जी ईमेल से भेजेंगे? बिल्कुल ईमेल से भेज दूंगा सर। ईमेल से? हाँ जी ईमेल से ही सर। अच्छा, थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। नमस्कार।